Good morning, future CAs. So today we are again back with lecture number 6, demo lecture number 6 for chapter number 1, CA Inter Audit. So let us just right away start with what we have covered in the last session, and let us just try to grasp and learn, revise what we have done. Correct. So so in the last class we touched upon the term assurance engagement. तो अभी हमने समझा assurance engagement is an engagement wherein a practitioner is called upon to express a conclusion which is designed to enhance the confidence of the intended users other than the responsible party. ये वर्ड इसलिए लिखा क्योंकि responsible party ने तो खुद ने financial statements बनाई है, right? उसको तो खुद को confidence होना चाहिए कि हाँ भाई ये सही बने हैं, ठीक है? Other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against a criteria. तो subject matter हमने समझा था financial statement, criteria हमने समझे थे accounting standard, Indian accounting standard, laws, regulation. तो ऑडिटर या प्रैक्टिशनर क्या करेगा, इस क्राइटेरिया से इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवैल्यूएट करेगा और वो अपना एक कंक्लूजन एक्सप्रेस करेगा जो कि एनहांस करेगा confidence of the users of the financial of the basically subject matter other than the responsible party. तो ये बेसिकली हमने समझा. अभी फिर हमने ये समझा कि अश्योरेंस एंगेजमेंट में तीन पार्टीज होती है, एक प्रैक्टिशनर, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो बनाएगा और एक बेसिकली इंटेंडेड यूजर्स. प्रैक्टिशनर क्या होगा, जिसको अपना कंक्लूजन देना है. अभी रिस्पॉन्सिबल पार्टी एंड इंटेंडेड यूजर्स. फिर सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, इट इज एन इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामाइंड बाय द प्रैक्टिशनर. जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है या फिर कोई स्टेटमेंट हो सकती है जिसको एग्जामाइन करना है एक प्रैक्टिशनर को. फिर क्राइटेरिया क्या हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड, कोई भी गाइडेंस, कोई भी लॉ, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन. फिर बात आती है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना. Sufficient means the quantity and appropriateness means the quality. तो बेसिकली ऑडिटर को जब कंक्लूजन एक्सप्रेस करना है तो उससे पहले उसको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना है, राइट? अभी फिर और उसको एक्सप्रेस किस में करना है, एक रिटन अश्योरेंस रिपोर्ट में अपना कंक्लूजन को एक्सप्रेस करना है. फिर हमने ऑडिट और रिव्यू के बीच में डिफरेंस समझा. ऑडिट हमने समझा रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट है, रिव्यू हमने समझा लिमिटेड अश्योरेंस एंगेजमेंट है, राइट? रीजनेबल अश्योरेंस मींस इट्स अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस, लिमिटेड अश्योरेंस मींस इट्स अ लोअर लेवल of assurance than the reasonable assurance. That means a moderate level of assurance, right? It does not mean a low level of assurance. हमने चार्ट assurance पढ़ी थी, low assurance, moderate assurance, high assurance and absolute assurance. मैंने क्या बोला था, absolute assurance और low assurance ये दोनों possible नहीं है, ठीक है? तो what is possible is either moderate assurance or an reasonable assurance. तो review में हम देते हैं moderate assurance. It's a lower level of assurance than the reasonable assurance. मतलब it does not mean it's a low level of assurance. So low, moderate, and then we talked about high level of assurance, and then we jumped on to the absolute level of assurance. Absolute means 100% सही है, ऐसा हम नहीं बोल सकते, right? Today we perform our procedures on the basis of sampling, ठीक है? तो 100% हम right नहीं बोल सकते किसी चीज को. तो absolute assurance we can't express. Reasonable assurance, or we can express a limited assurance, right? Wherein we say that it's limited assurance is a lower level of assurance than the reasonable assurance, ठीक है? अब इसमें बेसिकली एक्सटेंसिव प्रोसीजर करोगे आप ऑडिट में, रिव्यू में आप फ्यूअर प्रोसीजर्स करोगे. अगर फ्यूअर प्रोसीजर करोगे तो आपका जो कंक्लूजन होगा दैट विल बी लिमिटेड कंक्लूजन, और यहाँ पे जो कंक्लूजन होगा दैट विल बी रीजनेबल कंक्लूजन. ऑडिट और रिव्यू के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, तो मैंने बोला दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे होते हैं, दोनों ही हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे परफॉर्म होते हैं. और क्या सिमिलरिटी है, दोनों में आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस लेना पड़ता है. इट डिपेंड्स कि प्रोसीजर का नेचर क्या है, वहां पे एक्सटेंसिव प्रोसीजर होगा, ठीक है? लेकिन एविडेंस आपको जो लेना है दैट शुड बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू एड्रेस दैट प्रोसीजर, ठीक है? और यहाँ पे थोड़े कम प्रोसीजर होंगे रिव्यू में, ठीक है? जहां पे हमने समझा था सिर्फ वेरिएंस एनालिसिस, इंक्वायरीज, ये सब होते हैं, ठीक है? अभी रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या होता है, इट प्रोवाइड्स अ हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, लिमिटेड एश्योरेंस, इट प्रोवाइड्स अ लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस देन दी reasonable assurance. It does not mean that it provides a low level of assurance. It means it provides a lower level of assurance than the reasonable assurance engagement, जहां पे हमने moderate level of assurance को समझा. अभी बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंसिव प्रोसीजर करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको फ्यूअर प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस. लेकिन आपको लेना सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ही है, ठीक है? यहाँ पे आपका रीजनेबल कंक्लूजन होगा, यहाँ पे आपका लिमिटेड कंक्लूजन होगा, ठीक है? एग्जांपल क्या हो सकता है इसका, ऑडिट एंगेजमेंट या फिर रिव्यू एंगेजमेंट हो सकता है यहाँ पे, या फिर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे जब आप ओपिनियन मतलब कंक्लूजन देते हो तो वो भी हो सकता है. फिर हमने पढ़ा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है? इट मींस अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द assumption about events that may occur in the future and possible actions by an entity. It can be in the form of a forecast,
और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। मैंने बोला इट मीन्स अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन द अजम्पशन अबाउट द इवेंट्स इन द फ्यूचर दैट मे अकर इन द फ्यूचर एंड द पॉसिबल एक्शंस बाय एन एंटिटी। तो मैंने बोला रेवेन्यू 10% से ग्रो होगा तो जो कैश फ्लो आएगा उससे कंपनी रीपे कर देगी डेट। तो एक्शंस बेसिकली रिप्रेजेंट्स व्हाट द कंपनी विल डू बेस्ड ऑन दी फोरकास्ट, ठीक है। तो फोरकास्ट क्या है ना, 10% रेवेन्यू ग्रोथ होगी, 10% प्रॉफिट ग्रोथ होगी, तो उससे करेगा क्या कंपनी, ठीक है। वो क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्या वो बैंक का लोन रीपे करेगा, व्हाट इट विल डू, ठीक है। तो मतलब एक फोरकास्ट बनाना, फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन सम रियल एनालिसिस, मतलब इट इज बेस्ड ऑन सम डेटा मॉडलिंग कि भाई मेरा पास में 10% ग्रोथ हुआ है तो इसके बेसिस पे मैंने फोरकास्ट बनाया, राइट। प्रोजेक्शन मींस वेरियस सिचुएशन इन विच द रिजल्ट्स ऑफ दैट assumption इज डिफाइंड। लाइक मैंने बोला 10% से ग्रो करेगा तो कैसा पीएनएल दिखेगा, 20% से ग्रो करेगा तो कैसा पीएनएल दिखेगा, ठीक है। तो फोरकास्ट इज बेस्ड ऑन यू कैन से स्टैटिस्टिकल मेथड और प्रोजेक्शन इज बेस्ड ऑन द assumption, प्योरली ऑन द assumption कि 10% ग्रो करेगा तो क्या होगा, 15% ग्रो करेगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी बेसिकली इस एश्योरेंस एंगेजमेंट में अपन को क्या करना पड़ता है, हमें ये देखना है कि जो मैनेजमेंट ने जो assumption ली है for the preparation of the financial information that are not unreasonable, ठीक है। management's assumption on which the prospective financial statement is information is based are not unreasonable, ठीक है। फिर मैंने बोला प्रॉपरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर हुई है बेस्ड ऑन सच assumption और प्रॉपरली प्रेजेंट हुई है, और जितनी भी assumptions है ऑल मटेरियल assumptions आर एडिक्वेटली डिस्क्लोज। तो मैंने बोला जो assumptions यूज हुई है इन द प्रिपरेशन ऑफ द financial prospective financial information are not unreasonable. Properly financial information is properly prepared on the basis of such assumption and it is properly presented and all material assumptions are adequately disclosed. अब इसमें हम ओपिनियन कैसे देंगे, ठीक है। प्रैक्टिशनर एक रिपोर्ट इशू करेगा जिसमें ये लिखेगा नथिंग हैज कम टू द प्रैक्टिशनर अटेंशन टू सजेस्ट दैट द assumption do not provide a reasonable basis for the projection। तो मेरी नॉलेज में कुछ भी ऐसा नहीं आया, मेरी नॉलेज में nothing has come to the practitioner's attention to suggest that the assumption that these assumptions do not provide a reasonable basis for the projection। तो मतलब यहाँ पे जो हम एश्योरेंस देते हैं दैट इज अ मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। यहाँ पे हम हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर नहीं दे रहे, हम यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे दे रहे हैं। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का क्या होता है, इट इज बेस्ड ऑन दिस assumption about the occurrence of future events and possible actions by an entity। अभी एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने पढ़ा ऑडिट जो है रीजनेबल एश्योरेंस है, रिव्यू जो है लिमिटेड एश्योरेंस है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज लिमिटेड एश्योरेंस, ठीक है। लिमिटेड एश्योरेंस ही हो गया यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी आप मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दोगे। लिमिटेड एश्योरेंस में आप कौन सी एश्योरेंस देते हो, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, राइट। फिर रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स में आप डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द एंगेजमेंट, आप रीजनेबल एश्योरेंस भी दे सकते हो और लिमिटेड एश्योरेंस भी दे सकते हो, डिपेंड्स हाउ द एंगेजमेंट इज फ्रेम, ठीक है। अभी इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, इसको फर्स्ट क्वार्टर की रिपोर्ट देनी है बाय स्किपिंग द रिक्वायर्ड डिटेल प्रोसीजर। तो आप इस एंगेजमेंट को क्या बोलोगे, रिव्यू एंगेजमेंट बोलोगे, है ना। लेकिन आपको ऑब्वियसली सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस तो लेना ही लेना पड़ेगा अगर आपको कोई भी ओपिनियन देना है। फिर अपन चलते हैं, ये वाला टॉपिक आज का है दैट इज क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर, राइट। सो क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर में लेट अस ट्राई टू डिस्कस फर्स्ट, ठीक है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर। तो मैंने बोला जो क्वालिटीज एक अच्छे बिजनेसमैन की होनी चाहिए वो क्वालिटीज एक ऑडिटर की भी होनी चाहिए। तो अच्छे बिजनेसमैन की क्या क्या क्वालिटीज होती है, मैंने बोला ही इज इंटीग्रिटी, मतलब ही इज ऑनेस्ट, ही इज हैविंग गुड टेम्परामेंट, ही इज फर्म, ही इज गुड जजमेंट, पेशेंस, क्लियर हेडनेस, मतलब बेसिकली हेडेडनेस मतलब क्लैरिटी ऑफ माइंड एंड रिलायबिलिटी। तो मैंने बोला इंटीग्रिटी एक अच्छे बिजनेसमैन की क्या पहचान होती है, तो मैंने बोला जो एक अच्छे बिजनेसमैन की पहचान होती है वही एक अच्छे ऑडिटर की पहचान होती है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने बोला इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके अंदर जजमेंट अच्छी होनी चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्लियर हेडेडनेस होनी चाहिए, गुड टेम्परामेंट होनी चाहिए, फर्मनेस होनी चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला जैसा एक गुड बिजनेसमैन को बनने के लिए चाहिए होता है वैसे ही एक गुड ऑडिटर को बनने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। उसके अंदर कल्चर के प्रति ही शुड हैव अ शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग एन ग्रेट हाइट, मतलब ही शुड रेस्पेक्ट द कल्चर इन विच ही हैज बीन ब्रॉट अप, ठीक है। ही शुड हैव अ हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए और इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, ठीक है। ही शुड बी इंडिपेंडेंट, राइट, हमने पढ़ा था ना, इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जब हमने ऑडिट की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है ना। ही शुड हैव अ बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज लाइक
एम्पैथी, एम्पैथी मीन अगर किसी बंदे को परेशानी है तो आप यू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, राइट। यू शुड हैव द बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल रिक्वायरमेंट, और ऑब्वियसली बात है आपको टेक्निकली तो स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। एन एग्जिस्टिंग नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग इन ऑल इट्स ब्रांचेस इज द साइन क्वा नॉन, मतलब बेसिकली इट्स वेरी वेरी एसेंशियल ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ ऑडिट। आपको नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, व्हाट इज एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग, आपको जबरदस्त नॉलेज होनी चाहिए अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की, क्योंकि अगर आपको ऑडिट करना है तो आपको अकाउंट समझ आनी चाहिए। ही मस्ट थॉरोली नो थॉरोली ऑल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, तो एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए आपके पास। तो मैंने बोला क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर क्या है, एक अच्छे बिजनेसमैन के पास जो क्वालिटीज होती है वही एक अच्छे ऑडिटर के पास क्वालिटी होती है। मैंने बोला अच्छे बिजनेसमैन के पास क्वालिटी क्या होती है, मैंने बोला वो इंटीग्रिटी के साथ काम करता है, वो क्या बोलते हैं पेशेंस के साथ काम करता है, क्लियर हेडेडनेस के साथ काम करता है, फर्मनेस के साथ काम करता है, गुड टेम्परामेंट के साथ काम करता है। फिर मैंने बोला बिजनेसमैन तो ठीक है, अभी उसमें इंटीग्रिटी भी होनी चाहिए, उसके अंदर इंडिपेंडेंस भी होनी चाहिए, उसको अपने कल्चर के प्रति लगाव भी होना चाहिए। ही शुड हैव अ शाइन ऑफ कल्चर फॉर अटेनिंग अ ग्रेट हाइट, एंड बेसिकली उसके अंदर बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज भी होनी चाहिए, लाइक एम्पैथी। एम्पैथी मींस अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन ऑफ अनदर पर्सन अपार्ट फ्रॉम हैविंग द टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज मींस एग्जॉस्टिव अकाउंटिंग नॉलेज होनी चाहिए। ही शुड बी अवेयर thoroughly of all accounting principles and techniques. So he should have an exhaustive knowledge of accounting in all its branches. Is the sine qua non of the practice of auditing. So exhaustive knowledge of accounting is very very important. So let us revise. मैंने बोला एक अच्छे बिजनेसमैन के पास जो जो क्वालिटीज होती है वो एक अच्छे ऑडिटर के पास होनी चाहिए। एक अच्छे बिजनेस के पास क्या क्या क्वालिटीज होती है, मैंने बोला वो गुड टेम्परामेंट के साथ काम करता है, फॉर्मनेस के साथ काम करता है, इंटीग्रिटी के साथ काम करता है, पेशेंस होती है, क्लियर हेडेडनेस होती है, रिलायबिलिटी होती है उसकी बातों में, ठीक है। फिर मैंने बोला आप आपको इंटीग्रिटी और इंडिपेंडेंस दोनों मेंटेन करना है, आपको अपने कल्चर के प्रति लगाव होना चाहिए, ठीक है, और आपके पास एक बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज होनी चाहिए, और सबसे पहले आपको एग्जॉस्टिव नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज टेक्निकल एस्पेक्ट, ठीक है, वो तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। अभी चलते हैं एंगेजमेंट एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड ओवरव्यू। अभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट एंड स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज। अभी हम चार वर्ड समझेंगे, एंड फिर एक आएगा स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल जो कि यहाँ पे मिसिंग है। तो लेट मी स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, एंड एक ऊपर जोड़ना चाहिए स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। ये स्टडी मैट में शायद नहीं लिखा हुआ, तो लेट मी जस्ट ट्राई टू ऐड इट है, ठीक है। अभी मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली इसमें है क्या। अभी बहुत सिंपल है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल। अभी अपन समझते हैं कि क्या एग्जैक्टली ये 5 स्टैंडर्ड्स है जो हमें समझाने की कोशिश होगी, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो कल की क्लास में जो अब हमने समझा था, राइट, लेट मी जस्ट ट्राई टू पुट इट अप दिस वे। कल की क्लास में जो हमने समझा था, राइट, हमने समझा था, वन सेकेंड, there are 4 types of assurance: low level of assurance, लो लेवल, ये हम एक्सप्रेस नहीं करते, ठीक है, ये हम एक्सप्रेस नहीं करते, करेक्ट, ये हमारा नहीं होता। फिर आते हैं मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, ये हमने 2 एग्जांपल्स पढ़े यहाँ पे, जहाँ पे हमने पढ़ा रिव्यू, रिव्यू इज वन ऑफ द एग्जांपल, ठीक है, रिव्यू। दूसरा हमने पढ़ा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जहाँ पे हमने मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस दी। फिर हमने पढ़ा हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, इसको हमने ब्रैकेट में लिखा रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है, रीजनेबल एश्योरेंस। ये हमने बोला एक ही चीज में देते हैं, दैट इज ऑडिट। ऑडिट में हम हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, ठीक है, ऑडिट में हमने हाई लेवल ऑफ दी, और यहाँ पे हम जो वर्ड यूज किया दैट इज लिमिटेड एश्योरेंस, करेक्ट। ये हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल, ये हमने लर्न किया, करेक्ट। तो ये हमने लेवल ऑफ एश्योरेंस, इसको हेडिंग दे देते हैं लेट अस लर्न, ठीक है, लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है, लेवल ऑफ एश्योरेंस। फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ एंगेजमेंट, कौन से टाइप ऑफ एंगेजमेंट में हम कौन सी लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं, करेक्ट, टाइप ऑफ एंगेजमेंट, ठीक है, टाइप ऑफ एंगेजमेंट, ये हमने समझा, करेक्ट। अब आ जाते हैं वापस, लेट अस ट्राई टू पुट इट दिस वे, लेट मी जस्ट अलाइन ऑल दिस थिंग, ठीक है। मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस,
फिर एक होता है एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जो कि हमने बोला नॉट पॉसिबल, एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ठीक है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस इज नॉट पॉसिबल। अभी चलते हैं एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, ठीक है, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स। तो मैंने बोला बहुत सिंपल है। अभी चलो आप, अब मैं आपको समझाता हूँ जो किताब में लिखा है और यहाँ पे जो लिंक बैठेगा, ठीक है। एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, अभी जो रिव्यू पे जो लगते हैं ना, दैट इज नोन एज SREs, मतलब स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। तो यहाँ पे अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, दैट इज एप्लीकेबल ऑन दिस रिव्यू, दैट इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, दैट इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है, दैट इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स। एक होता है प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। तो बेसिकली इसमें क्या है, स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये जो लगता है, इट कैन बी अप्लाइड बोथ ऑन द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑल्सो ऑन द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट जब अपन पढ़ते हैं, तो एग्जांपल्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑन अश्योरेंस एंगेजमेंट आर द एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एंड दूसरा एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो अभी ये मैं समझाता हूँ ये क्या चीज है। स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट इज एप्लीकेबल ऑन प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जहां पे आप कौन सी एश्योरेंस दे रहे हो, मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। अभी स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट कहाँ लगते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट आपके लगते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आपके लगते हैं ऑडिट पे, ठीक है। अभी मैंने बोला लो लेवल ऑफ एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ पे तो कोई भी स्टैंडर्ड लगेगा ही नहीं, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर दिया मैंने और नॉट एप्लीकेबल कर दिया। लेकिन एक लेवल ऑफ एश्योरेंस हम मिस कर रहे हैं, दैट इज नो एश्योरेंस, ठीक है। नो एश्योरेंस मींस जहां पे हम कोई एश्योरेंस नहीं दे रहे, हम क्या बोल रहे हैं, एक ऐसा एंगेजमेंट जहां पे प्रैक्टिशनर सिर्फ क्या कर रहा है, कंपाइलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहा है, मतलब बैलेंस शीट बना के दे रहा है, ठीक है, इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी एश्योरेंस। तो यहाँ पे जो एप्लीकेबल स्टैंडर्ड है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बेसिकली आपने क्या किया, एक ट्रायल बैलेंस लिया, कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आपने एक ट्रायल बैलेंस लिया और उससे बैलेंस शीट बना के दे दी, तो that is known as no assurance engagement, you are not providing any assurance, and therefore the standard that will be applicable is standard on related services, ठीक है। अब कोई भी एंगेजमेंट अगर आप कर रहे हो, कोई भी एंगेजमेंट करो, ठीक है, इसमें कॉमन स्टैंडर्ड लगता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, SQC, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, ये स्टैंडर्ड लगेगा ही लगेगा। आप कोई भी एंगेजमेंट कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप कंपाइलेशन कर रहे हो, चाहे आप ऑडिट एंगेजमेंट, एप्लीकेबल टू ऑल एंगेजमेंट्स, एप्लीकेबल टू ऑल एंगेजमेंट। तो अभी अपन रिवाइज करते हैं, ठीक है, लेट अस ट्राई टू रिवाइज दिस, ठीक है। अभी मैंने ये समरी बना दी है, लेट अस ट्राई टू लर्न एंड ग्रेस दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैं, ठीक है, इसको मैंने कॉपी किया और अपने नोट्स में अपन पेस्ट कर देते हैं इसे। लेट अस ट्राई टू लर्न दिस, ठीक है। let me just allow me 1 second. Perfect, this is what we have covered, ठीक है, perfect, this is what we have learned and what is that we have learned, ठीक है। लो लेवल ऑफ एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, लो लेवल ऑफ एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है, ना ही एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल है, तो इसमें कोई भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, राइट, इसमें कोई भी एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स नहीं है, करेक्ट। अभी मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस इज अ लिमिटेड एश्योरेंस, ये हम रिव्यू एंगेजमेंट में देते हैं और प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में देते हैं। रिव्यू में लगता है स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में लगता है स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। जहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड का नाम भी पढ़ा, जैसे जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट में जब अपन जाते हैं तो बेसिकली अपन ने एक स्टैंडर्ड पढ़ा, द एग्जामिनेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, तो ये लगता है स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। फिर चलते रीजनेबल एश्योरेंस, हम ऑडिट में देते हैं, यहाँ पे लगता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अभी मैंने बोला कुछ बहुत ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें आपको अश्योरेंस देनी नहीं है, जिसमें आपको अश्योरेंस देनी नहीं है, जिसका हमने एग्जांपल लिया कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के देनी है मैनेजमेंट को, आपको किसी को अश्योरेंस नहीं देनी, तो दैट एंगेजमेंट दैट इज एप्लीकेबल इज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। और इन सब के ऊपर एक बॉस है इनका, दैट इज स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, it applies to all of the engagement, it applies to actually the firm, है ना। तो मतलब स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल इज द बॉस, and then SAE, standard on assurance engagement, then SAs, standard on auditing, then standard on review engagement, SREs,
एंड देन स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज SRS, ठीक है। तो ये चार इसको बेसिकली SQC के नीचे SAE, SRE, SAs एंड SRS, ठीक है, ये चार स्टैंडर्ड्स आते हैं। SQC1 इज द बॉस ऑफ देम, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द एंगेजमेंट, ठीक है। तो अब स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग करते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग अप्लाई इन द कंटेक्स्ट ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैव बीन इशूड ऑन वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ इश्यूज इन द फील्ड ऑफ ऑडिटिंग रेंजिंग फ्रॉम ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। किस किस फील्ड में लिखा है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को? तो ये वाला जो स्टैंडर्ड है दैट इज SA 200। अभी मैं आपको बताता हूँ, SA 200 की सीरीज है ये। फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कौन से स्टैंडर्ड में लिखा है? दैट इज SA 230 में लिखा है। प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहाँ पे लिखा है? SA 300, ठीक है। आइडेंटिफाई एंड असेसिंग रोमन SA 315, ठीक है। ऑडिट सैम्पलिंग SA 530, ठीक है, SA 530। ऑडिट एविडेंस SA 500, ठीक है। ये सीक्वेंस है इनकी। फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट SA 700 टू लेके 700 भी है, 705 भी है, 710 भी है, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा, SA 700 लिखते हैं मैंने, 700 सीरीज। तो बेसिकली क्या होता है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट SA 200, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग असेसिंग रोमम, ऑडिट सैम्पलिंग, ऑडिट एविडेंस, फॉर्मिंग एन ओपिनियन, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे सीक्वेंस दिखा देता हूँ, ऑडिट प्लानिंग की आपको दिखा देता हूँ। तो SA 300 में लिखा होगा, ठीक है। SA 300 चलते हैं। तो SA 300 चलते हैं वापस, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ICAI की साइट है जहाँ पे SQC1 इज द बॉस, देन वी हैव ऑडिट्स, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है ये। देन वी हैव दिस इज अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है। देन रिलेटेड सर्विसेज एंड देन दीज आर SREs, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट। तो ICAI की बुक ने भी, ICAI के साइट ने भी ऐसे ही बना रखा है, ठीक है। तो SA 700 इज रिपोर्टिंग, एस ऑडिट एविडेंस SA 500, प्लानिंग एंड ऑडिट SA 315, SA 530 इज ऑडिट सैम्पलिंग। ये बेसिकली आप देखो तो SQC1 इज द बॉस। देन ऑडिट्स एंड रिव्यू के ऊपर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है। देन इट्स स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट्स, देन एश्योरेंस एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट और रिव्यू, जहाँ पे बेसिकली प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, रिपोर्टिंग ऑन कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द कंपाइलेशन ऑफ इन प्रोस्पेक्टिव्स, ठीक है। ये तीन एश्योरेंस एंगेजमेंट के स्टैंडर्ड्स है। देन रिलेटेड सर्विस है जिसमें कंपाइलेशन एंगेजमेंट है और अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स है, ठीक है। और ये बेसिकली ICAI की साइट से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो होप इट इज क्लियर। अब एग्जांपल हमने देखा SA 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद SA, ठीक है। जहाँ पे हमने पढ़ा था ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरा हमने क्या पढ़ा था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर, हमने ऊपर सबसे फर्स्ट वाली क्लास में ये पढ़ा था ना। टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल FRF एंड टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये दो ऑब्जेक्टिव्स थे मेरे एज पर SA 200, करेक्ट। ये अभी हमने कवर कर लिया SA 200। देन SA 230 ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, SA 315 इज identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment। तो यहाँ पे याद होगा अपन ने जब उस क्लास में जब पेरोल के सामने हमने रिस्क को मैप किया था, पेरोल की कौन सी रिस्क हाई हो सकती है, कौन सी रिस्क लो हो सकती है। तो ये बोलता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। SA 500 इज ऑडिट एविडेंस and SA 700 is forming an opinion on the financial statement, forming an opinion and reporting, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट हमने समझा, इसमें बेसिकली इट्स अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट। एग्जांपल क्या है, SRE 2400 engagements to review historical financial statements, and SRE 2410 review of interim financial information performed by the independent auditor of the entity। तो आप जितनी भी लिस्टेड एंटिटी देखोगे ना जिनमें वो क्वार्टरली रिपोर्टिंग होती है, दैट इज डन अंडर दिस स्टैंडर्ड SRE 2410 रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म बाय द इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ एन एंटिटी। फिर हमने समझा स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, तो जहां पे हमने पढ़ा प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर भी हो सकता है, जो इंफॉर्मेशन प्रोस्पेक्टस के अंदर जाने वाली है उसके ऊपर भी आप अश्योरेंस दे सकते हो। और एक अश्योरेंस स्टैंडर्ड यहाँ पे मिस हो रहा है, दैट इज SA 3402, SE 3402, जहाँ पे बेसिकली क्या है, अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आप अश्योरेंस एंगेजमेंट है। मैं बताता हूँ ये क्या चीज हुआ ये, लेकिन वैसे इतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको लेट मी जस्ट
पुट इट। बेसिकली क्या होगा है, कई कंपनीज ना अपनी प्रोसेसिंग आउटसोर्स कर देती है बाहर किसी कंपनीज को। एग्जांपल ले लो, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, पेरोल अपना आउटसोर्स कर देती है किसी बाहर वाली कंपनी को, ठीक है। अब बाहर वाली कंपनी के कंट्रोल सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, इसके ऊपर एक प्रैक्टिशनर ओपिनियन देता है कि हाँ यार, इस कंपनी के कंट्रोल सही है और जो आपका पेरोल प्रोसेस कर रहा है ना, ये सही है। तो दिस इज assurance report on control that is service organization। तो मैंने हमने पढ़ा स्टैंडर्ड ऑन assurance engagement, then we read on standard on related services, right? standard on related services means compilation engagement, है ना। या फिर agreed upon procedures। agreed upon procedure means आपको यही वाला अकाउंट बैलेंस में यही वाला प्रोसीजर करना है, मतलब आपको सिर्फ कंफर्मेशन भेजनी है, ठीक है। ये agreed upon procedure है। engagement to perform agreed upon procedure regarding financial information, an engagement in which a practitioner may be called upon to assist management with the preparation and presentation of the historical financial information without obtaining assurance on that information. Such type of compilation engagement fall in the category of related service, and the practitioner issues a report clearly stating that it's not an assurance engagement and no opinion is expressed on it. So SRS 4400 and SRS 4410. 4410 is compilation engagement and 4400 is engagement to perform agreed upon procedures regarding financial information। और अब इन सब का बॉस कौन है, SQC, स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो अभी बेसिकली क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल हैव बीन इशूड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स and provide guidance regarding a firm's responsibility। ये फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है कि जो ऑडिट हो रहे हैं या जो रिव्यू हो रहे हैं या फिर जो अदर अश्योरेंस हो रहे हैं, रिलेटेड सर्विस एंगेजमेंट हो रहे हैं, उनके अंदर क्वालिटी आए। तो स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी हैव बीन इशूड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड बनाने हैं एंड प्रोवाइड गाइडेंस रिगार्डिंग द फर्म्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट, रिव्यू एंड फॉर अदर अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विस। मैंने बोला ना, चारों का बॉस क्या है, SQC, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल हैव बीन इशूड टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स and provide guidance regarding the firm's responsibility for its system of quality control for the conduct of an audit, review of historical financial information, other assurance engagements, and related service engagements. It requires practitioners to establish a system of quality control so that the firm and its personnel comply with professional standard and legal and regulatory requirements, and report issued are appropriate। तो अब इसको दो हिस्सों में तोड़ देते हैं। firm and its personnel comply with, सबसे पहला पॉइंट, comply with professional standards and legal and regulatory requirement, and reports issued are appropriate। तो बेसिकली फर्म को एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है जो उसको एश्योरेंस दे यहाँ के बंदे प्रोफेशनल, यहाँ के पर्सोनल, फर्म एंड इट्स पर्सोनल कंप्लाई विथ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जो ऊपर स्टैंडर्ड्स लिखे उसको कंप्लाई करते हैं, एंड एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, एंड बोथ the report issued are appropriate। तो बेसिकली मतलब फर्म को एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है जो उसको एश्योरेंस दे that the firm and its personnel are in compliance to the applicable are in compliance to the professional standard and legal and regulatory requirement, and the reports issued by the firm are appropriate। ठीक है, ये हमने समझ लिया। This is standard on quality control, standard on related services, then standard on assurance engagement, standard on quality control। ठीक है, तो अभी मैंने बोला SQC have been established to establish standards and provide guidance regarding a firm's responsibility for its system of quality control for the conduct of audit and review of historical financial information and for other assurance and related service engagement। इसका काम क्या है कि it provides or it requires practitioners to establish a system of quality control so that the firm and its personnel comply with professional standard and legal and regulatory requirement, and reports issued are appropriate। अभी बेसिकली हमने समझ लिया पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है। लेट अस रिवाइज वंस, ठीक है। अगर आप कोई भी एश्योरेंस नहीं दे रहे तो आपके ऊपर जो स्टैंडर्ड लगते हैं दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज। आप कोई भी एश्योरेंस नहीं दे रहे, ठीक है, आपके ऊपर कौन सा स्टैंडर्ड लगते हैं, स्टैंडर्ड ऑन रिलेटेड सर्विसेज, जो कि एक कंपाइलेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर आप दे रहे हो एब्सोल्यूट एश्योरेंस तो आपके ऊपर लगता है आप दे ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं। लो लेवल ऑफ एश्योरेंस और एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल ही नहीं है। आप क्या दे सकते हो, रीजनेबल एश्योरेंस, जो कि होगा ऑडिट में पॉसिबल। ऑडिट जब करोगे तो लगेगा स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है। आप दे सकते हो या तो मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस, किसमें दे सकते हो, रिव्यू में दे सकते हो। रिव्यू में आप लोगों दोगे तो स्टैंडर्ड ऑन रिव्यू एंगेजमेंट लगेगी। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होगा,
अगर आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे रहे हो तो यहाँ पे लगेगा स्टैंडर्ड ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट में हमने 3-4 टाइप के स्टैंडर्ड पढ़े कि भाई या तो आप प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन पे दे रहे हो या आप प्रोस्पेक्टस पे एश्योरेंस दे रहे हो, ठीक है। प्रोस्पेक्टस में जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, उस पे आप दे रहे हो। एश्योरेंस एंगेजमेंट टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन ऑफ द प्रोफार्मा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड इन अ प्रोस्पेक्टस एंड एश्योरेंस रिपोर्ट ऑन अ कंट्रोल एट अ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली आपने समझा ऑडिट, रिव्यू एंड एश्योरेंस एंगेजमेंट के बीच का फर्क। देन यू रेड अबाउट रिलेटेड सर्विसेज, रिलेटेड सर्विसेज समझी। फिर एसक्यूसी आपने समझा कि फर्म को एक ऐसा सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल बनाना है जो उसको अश्योर करे दैट द फर्म एंड इट्स पर्सनल कंप्लाई विद द प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एंड दैट द रिपोर्ट्स इशूड आर अप्रोप्रिएट, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड्स जरूरी क्यों है? तो स्टैंडर्ड्स इसलिए जरूरी है क्योंकि ये क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बढ़ाता है, ये ऑडिट क्वालिटी को एंश्योर करता है। स्टैंडर्ड एंश्योर कैरिंग आउट द ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। ऑडिट कैरिड आउट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो मतलब ये आपको एक कंफर्ट देता है दैट द ऑडिट हैज बीन कैरिड आउट इन अकॉर्डेंस विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो बेसिकली मैंने क्या पॉइंट बोले? मैंने बोला स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी है, ताकि क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बढ़े, ताकि ऑडिट की क्वालिटी बढ़े, ठीक है। स्टैंडर्ड एंश्योर ऑडिट क्वालिटी, ठीक है। अभी बेसिकली इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग thereby helping users to make diligent decision. It improves the quality of financial reporting and it ensures audit quality, ठीक है। It promote uniformity. Standards promote uniformity as the audit of financial statement is carried out following these standards, ठीक है। It promotes uniformity. It equip professional accountants with professional knowledge and skill. उनको ज्ञान देता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स पढ़ के आपको ज्ञान मिलता है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स इक्विप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स विद प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल। तो बेसिकली मैंने क्या बोला, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी को बढ़ाता है, इट इंप्रूव्स क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है। इट एंश्योर्स ऑडिट क्वालिटी। फिर मैंने बोला इट प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी और आपको ये इक्विप करता है विद द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल्स एंड इट ऑडिट कैरिड आउट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क आर पार विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ठीक है। स्टैंडर्ड एंश्योर कैरिंग आउट ऑफ ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क एट पार विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। आपको भारत को ग्लोबल लेवल पे पहुंचाने का काम करेगा अगर आप स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काम करोगे। तो बेसिकली मैंने बोला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की क्वालिटी को बढ़ाता है, ऑडिट क्वालिटी को बढ़ाता है। प्रमोट्स यूनिफॉर्मिटी, हमें इक्विप करता है विद प्रोफेशनल स्किल्स एंड नॉलेज एंड ऑडिट कैरिड आउट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स, बेंचमार्क्स मींस स्टैंडर्ड, एट पार विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस। ये इंश्योर करता है। स्टैंडर्ड इंश्योर कैरिंग आउट ऑफ द ऑडिट अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क्स एट पार विद द ग्लोबल प्रैक्टिसेस, ये हमने समझ लिया। अब ड्यूटीज इन रिलेशन टू एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अब बेसिकली आपको क्या करना है, ऑडिटर को क्या करना है, इन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना है, ठीक है। इन एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स को आपको फॉलो करना है, राइट। तो मैं फटाफट चलते हैं। अभी बेसिकली क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रोफेशनल अकाउंटेंट टू सी दैट द स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड इन द एंगेजमेंट्स अंडरटेकन बाय हिम। तो बेसिकली स्टैंडर्ड्स फॉलो होने चाहिए। However, a situation may arise when a specific procedure as required in standard would be ineffective in a particular engagement. In such a case, he is required to document how alternative procedures performed achieve the purpose of the required procedure. तो कई बार ऐसा हो सकता है कि जो प्रोसीजर स्टैंडर्ड में बोला गया हो, that is not practically able, we might not be able to perform that procedure. Then we would have to perform alternative procedure, and we need to document how that alternative procedure is helping to achieve the purpose of the original procedures, ठीक है। And why was the reason for departure, ठीक है, why was the reason for departure, and you also need to draw attention in your audit report, that you have departed from such requirement of the auditing standard and also the reason of departure. तो basically मैंने simple आपको क्या बोला, it is the duty of the professional accountant to see that the standards are followed in the engagements undertaken by them. तो अगर आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आप जब भी ऑडिट कर रहे हो या आप रिव्यू कर रहे हो या अश्योरेंस दे रहे हो, तो आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि जो आईसीआई के स्टैंडर्ड्स है दैट आर बीइंग फॉलोड। It is the duty of the professional accountant to see that the standards are followed in engagements undertaken by them. अगर आप स्टैंडर्ड्स नहीं फॉलो करते तो ये प्रोफेशनल एथिक्स में आप जब पढ़ोगे ना, तो वहां पे ये नॉन कंप्लायंस है, मतलब आपकी मेंबरशिप को इससे हटाया जा सकता है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना है। लेकिन कुछ कई बार ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां पे एक स्पेसिफिक प्रोसीजर जो कि स्टैंडर्ड में मेंशन्ड है एज रिक्वायर्ड इन द स्टैंडर्ड वुड बी इनएफेक्टिव इन अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट। आप उस प्रोसीजर को या तो नहीं कर सकते या आप करोगे तो भी वो रिजल्ट्स नहीं आएंगे, इट इज इनइफेक्टिव, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर एंगेजमेंट।
In such a case, he is required to document how alternative procedures performed achieve the purpose of the required procedure. तो हमें लिखना है कि how alternative procedures performed have achieved the required objective of the required procedure, and what was the reason for departure. What has been the reason for departure also has to be documented. His report should draw attention to such departure and also the reason of departure. तो बेसिकली उसकी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए why was such departure required and what was the reason of the departure. अभी बेसिकली क्या हुआ, CAP बाबू is conducting an audit of financial statement, ठीक है, he was not able to obtain external confirmation. तो ऐसे 500 बोलता है, ऐसे 505 बोलता है कि आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेके आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है फ्रॉम सर्टेन डेटर्स ड्यू टू प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज एंड पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस. तो बेसिकली मतलब वो नहीं ले पाया. हाउएवर सच अ प्रोसीजर इज मैंडेटेड अंडर वन स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. मान लो ये दिस इज SA 5, ठीक है, SA 505 में लिखा है कि आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेना है. अनेबल टू ऑब्टेन एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम दिस डेटर्स, ही रिलाइड अपॉन सेल टू दिस पार्टी. उसने क्या किया, इनकी इनवॉइस चेक करे, ईबे बिल चेक किया एंड आल्सो ट्रेस पेमेंट फ्रॉम दीस पार्टीज इन द बैंक अकाउंट्स ऑफ द कंपनी. और उसने देखा कि कलेक्शन हुआ है, ठीक है. ही वाज रीजनेबली सेटिस्फाइड विद द ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन. तो मतलब उसने कंफर्मेशन भेजी लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई. तो उसने 100 रुपए की कंफर्मेशन भेजी लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई. तो उसने ये देख लिया 100 रुपए बाद में कलेक्ट हो गए अगेन फ्रॉम दिस कस्टमर अगेंस्ट दीज इनवॉइसेस, ठीक है. फिर उसने बाद में ये चेक कर लिया. Is there any other reporting duty cast upon him relating to following a mandated procedure in one standard on auditing? तो अभी उसने क्या किया, जो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग रिक्वायर करता था, दैट इज सेंडिंग कंफर्मेशंस, ठीक है, एंड रिसीविंग द रिस्पांस, वो उसने बेसिकली नहीं कर पाया, ठीक है. तो बेसिकली इज रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट हाउ ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म अचीव द पर्पस ऑफ द रिक्वायर्ड प्रोसीजर. तो उसको ये चीज डॉक्यूमेंट करनी है. रीजन फॉर डिपार्चर हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड अनलेस इट इज क्लियर. His report should draw attention to such department. तो ये जो हमने ऊपर तीनों पॉइंट पढ़े ना, तो ये तीनों पॉइंट उसे लिखने पड़ेंगे, ठीक है. हाउएवर प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं आती तो आप ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हो. और एक्चुअल में स्टैंडर्ड क्या बोलता है, आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं. SA 505 में आपको दिखा देता हूँ, 1 सेकंड, ठीक है. SA 505 पे चलते हैं, ठीक है. ये इंस्टीट्यूट का आंसर थोड़ा सा गलत है. आप इसमें ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं डालते. एक्चुअल में अगर आपके पास नॉन रिस्पॉन्सेज का यहाँ पे गाइडेंस है, लेकिन इसको आप पेपर में आप ये लिखना, पेपर में आप ये लिखना कि आपको ऑडिट रिपोर्ट में डालना होता है. बट प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आपको कंफर्मेशन नहीं आएगी तो आप इसको ऑडिट रिपोर्ट में नहीं डालते. आप क्या करते हो बेसिकली, आप इसको बोलते हो कि मतलब मैंने ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करके इसे क्लोज कर दिया, ठीक है. लेट मी जस्ट शो यू SA 505. यहाँ क्यों नहीं लिखा? Let me show you. 1 second. In the case of each non-response, the auditor shall perform alternative audit procedure to obtain relevant and reliable audit evidence. तो ये स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि अगर आपको नहीं रिस्पॉन्स आया तो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना, ठीक है. लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, बेसिकली ये बोल रहे हैं कि रिपोर्ट में भी लिखना पड़ेगा, राइट. बट आई डोंट थिंक कि रिपोर्ट में रिक्वायर्ड है. CAP बाबू इज कंडक्टिंग ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. He was not able to obtain external confirmation from certain data due to practical difficulties and peculiar circumstances. However, such a procedure is mandated on a standard auditing. लेकिन ऐसे ये भी बोलता है कि आप alternative procedure करके close कर सकते हो. तो आपको basically document करना पड़ेगा कि आपने alternative procedure किया है and why was such a reason for departure was required. But आपको मेरे हिसाब से audit report में attention draw करने की जरूरत नहीं है कि आपको confirmation नहीं मिली. But I think I will just check with बोर्ड ऑफ स्टडीज whether it's required or not, ठीक है. बट या एज ऑफ नाउ आपको ये समझना है कि हाँ दिस इज रिलेटेड टू द अबव क्वेश्चन wherein we are saying that the professional accountant has not followed the standards and he is required to draw attention of the users that he was not able to follow this standard and therefore and what was the reason of departure. So this is what we have covered today. In the next class we will solve these all of these case study and questions and then we will close this chapter for chapter number 1. Thanks guys. Thank you. Do let me know whether you are liking these classes or not. That will be a really good feedback for me. Thank you for being supportive and hopefully I am able to give you the practical insight. What was the plan of these classes? Thanks a lot. Bye. Have a good day.